नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 901 पेपर की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, यानी कि 901 पेपर आपका संज्ञान अधिगम और बाल विकास का। ठीक है, संज्ञान अधिगम और बाल विकास सब्जेक्ट नाम है आपका और 901 आपका पेपर कोड रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड रहता है। तो आज हम आपकी तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम आपकी 2 क्लास कंप्लीट करा चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी तो वो 2 क्लास जरूर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उनमें जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है, और पहले भी आ चुके हैं वो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, सरल और आसान भाषा में कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, ताकि आपकी जल्दी समझ में आ जाए। बस आप इस क्लास को लाइक कर देना और जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के निर्माणवादी सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्माणवादी सिद्धांत का अर्थ है, निर्माणवादी होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है वो जानेंगे। पहले आप इसे अच्छे से पढ़िएगा जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। स्विस मनोवैज्ञानिक कौन? जीन पियाजे। ठीक है, तो उनके अनुसार, जो जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे कहते हैं कि बालक निष्क्रिय श्रोता नहीं होता। बालक निष्क्रिय श्रोता नहीं होता है, बल्कि वह अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसी विचार को निर्माणवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसी विचार को क्या कहते हैं? निर्माणवादी सिद्धांत कहते हैं। जो बालक होता है वो अपने अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? निर्माणवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी वो देखेंगे। चलिए एक एक करके आपको निर्माणवादी सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं बताते हैं। सबसे पहले आत्मसात। आत्मसात यानी नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। ठीक है, आत्मसात का मतलब नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। और समायोजन यानी कि पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नई जानकारी को समझना। ठीक है, और संतुलन यानी कि आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। और अनुकूलन यानी कि पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। ठीक है, पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। ठीक है, ये सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है। अब संज्ञानात्मक विकास समझेंगे। पूछ लेते हैं आपसे, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पूछेंगे। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है वो संवेदी गतिक अवस्था होती है। ठीक है, संवेदी गतिक अवस्था तो 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। कभी एक नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आवास आता होता है उसमें पूछ लेता है कि संवेदी गतिक अवस्था बताइए कितने आयु की होती है। तो 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, और ज्ञान इंद्रियों और क्रियाओं से प्राप्त होती है। ज्ञान इंद्रियों और क्रियाओं से प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था देखेंगे। दूसरी जो अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सांकेतिक अवस्था होती है, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कल्पना और भाषा का विकास होता है। ठीक है, और तीसरी आपकी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है? इसमें तर्क शक्ति विकसित होती है, लेकिन मूर्त वस्तुओं पर आधारित होती है। ठीक है, मूर्त वस्तुओं पर आधारित होती है। और चौथा आप देख सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है? अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता क्या होती है? विकसित होती है। क्लियर? ये बच्चों की अवस्थाएं बताइए जीन पियाजे के अनुसार। अब यहाँ पे देखते हैं शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, अनुभव आधारित अधिगम यानी सीखना होना चाहिए, और सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा में जो महत्व है वो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए बालकों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुभव आधारित यानी कि बच्चों के अनुभव के आधार पर ही शिक्षा मिलनी चाहिए, रटने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संज्ञानात्मक द्वंद्व के लक्षणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। संज्ञानात्मक द्वंद्व के लक्षणों का विस्तार से वर्णन कीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संज्ञानात्मक द्वंद्व का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले तो जब बालक की पुरानी धारणाएं नई जानकारी से मेल नहीं खाती हैं तो मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे संज्ञानात्मक द्वंद्व कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। जब बालक अपनी पुरानी धारणाएं, जो बालक के अंदर जो पुरानी धारणाएं होती हैं नई जानकारी से मेल नहीं खाती हैं, आपकी सोच, आपने जो कुछ आप पहले सीख रखा है वो नई जानकारी से आपकी मेल नहीं खाती है, तो मानसिक असंतुलन की स्थिति कैसी होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, आपने कोई चीज़ सीख रखी है, जैसे आपने किसी टीचर से कोई
और चीज़ सीख रखी है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपने किसी टीचर से कुछ और सीख रखा है, आप दूसरे टीचर से जब नई जानकारी लेते हैं उसी के बारे में, तो आपको कुछ अलग दिखाई देता है। आपकी जो जानकारी पहले थी उस बारे में वो अलग मेल नहीं खाती है, तो आपके अंदर एक मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, आप सोचते हैं ये टीचर गलत है या वो टीचर गलत है, मैंने पढ़ा था वो क्या था, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसी क्या होती है, मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक द्वंद्व का कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक द्वंद्व कहते हैं। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब संज्ञानात्मक द्वंद्व के लक्षण देखेंगे। लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखेंगे मानसिक असंतुलन। सबसे पहले क्या होता है, मानसिक असंतुलन। इसमें क्या होता है, बालक भ्रम और असमंजस्य की स्थिति में आ जाता है। मैंने भी बताया आपसे, आपने किसी टीचर से कुछ पढ़ा है और आप किसी टीचर से कुछ पढ़ रहे हैं, जब आपकी जो पढ़ाई है वो मेल नहीं खाती है, पढ़े एक ही चीज़ रहे आप, तो आपके अंदर एक भ्रम सा बैठ जाता है और असमंजस्य की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, आप कन्फ्यूजन होने लगते हैं कि यार ये क्या है और वो क्या था। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा जो लक्षण है वो जिज्ञासा में वृद्धि, यानी बालक नए उत्तर खोजने का प्रयास करता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। तीसरा लक्षण क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। इसमें क्या है, बालक अधिक प्रश्न पूछने लगता है और सोच में परिवर्तन यानी कि पुरानी धारणाएं बदलने लगती हैं। ठीक है, और पांचवा आपका हो जाएगा समस्या समाधान की प्रवृत्ति, यानी कि बालक स्वयं समाधान खोजने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, और छठी आपकी हो जाएगी सक्रिय अधिगम, यानी कि सीखने में सक्रिय भागीदारी कैसी होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सीखने में सक्रिय भागीदारी बढ़ जाती है। अब देखेंगे शैक्षिक महत्व। ठीक है, शैक्षिक महत्व में आप यहाँ पे देख सकते हैं उच्च स्तरीय चिंतन का क्या होता है, विकास होता है, ज्ञान का स्थायी निर्माण होता है और रचनात्मक सोच का विकास होता है। ठीक है, रचनात्मक सोच का क्या होता है, विकास होता है। क्लियर। तो भाई जो भी स्टूडेंट हैं जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जो रेगुलर क्लासेस तो आप देख रहे हैं, आप नोट्स से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाओ, क्योंकि नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स के साथ साथ आप क्लास देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पास ये लास्ट मौका है, लास्ट साल है, आपकी फाइनल ईयर है, तो आपको अच्छा रिजल्ट लाना है। इस साल में अच्छी तैयारी करनी है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी तैयारी नहीं करोगे तो नहीं आएगा। कम टाइम बचा है तो आप नोट्स ही पढ़ सकते हो। नोट्स में सब तरह के क्वेश्चन है और जल्दी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसकी जो भाषा है नोट्स की आसान और सरल है, एक ही बार पढ़ने में समझ आ जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप रेगुलर पढ़ते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम जो निकल गया वो निकल ही जाता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना मैं कल से पढ़ लूँगा, कल की जगह अभी से पढ़ो। ठीक है, और क्लासेस रेगुलर देखो, अगर क्लासेस देखते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। रेगुलर आप क्लासेस देखते रहो और नोट्स पढ़ते रहो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रूनर के अधिगम मॉडल की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ब्रूनर के अधिगम मॉडल के बारे में आपको लिखना है। तो जेरोम, जिसका जो पूरा नाम है वो है जेरोम ब्रूनर। ठीक है, एक प्रसिद्ध अमेरिकी क्या थे, मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने शिक्षा में यह बताया है कि बालक तभी सही रूप से सीखता है जब वह स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। इसी विचार को ब्रूनर का अधिगम मॉडल कहा जाता है। ठीक है, ब्रूनर ने क्या बताया था, ब्रूनर ने बताया था कि जो बालक होता है वो शिक्षा को स्वयं करके सीखता है, यानी स्वयं खोज करके सीखता है और वो लंबे समय तक याद रखता है। यही क्या है, ये इसी विचार को क्या कहते हैं, ब्रूनर का अधिगम मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो अब ब्रूनर के अधिगम मॉडल का मूल विचार देखेंगे कि ब्रूनर है अधिगम मॉडल में कौन कौन से उनके जो मूल विचार है उनके बारे में समझेंगे। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये ब्रूनर के अधिगम मॉडल का मूल विचार है। दूसरा, बालक ज्ञान को स्वयं खोजता है। इसमें क्या कहता है, बालक ज्ञान को स्वयं खोजता है और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है इसमें। ठीक है, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। और सीखना कैसा होता है, इसमें स्थायी होता है और अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे खोज करके सीखा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रूनर के अधिगम के 3 स्तर। तो ब्रूनर के अधिगम के कौन कौन से 3 स्तर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो स्तर है वो हो जाएगा क्रियात्मक स्तर। ठीक है,
क्रियात्मक स्तर, इस स्तर में बालक कार्य करके सीखता है। जो क्रियात्मक स्तर होता है ब्रूनर का, उसमें बालक कैसे सीखता है, कार्य करके सीखता है, यानी स्वयं कार्य करके सीखता है। ठीक है, कार्य करके, जैसे यहाँ पे देखें वह वस्तुओं को छूकर, पकड़कर और प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखेंगे गिनती सीखने के लिए गोटियाँ गिनना, गिनती सीखने के लिए गोटियाँ गिनना, विज्ञान में प्रयोग करना। ठीक है, क्लियर, करके सीखना यानी क्रियात्मक। ठीक है, अब इसका महत्व जानेंगे। महत्व क्या है क्रियात्मक का, क्रियात्मक स्तर का? तो छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। ठीक है, अनुभव आधारित अधिगम होता है। ठीक है, इसमें अनुभव आधारित सीखा जाता है क्रियात्मक स्तर में। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपका प्रतिमात्मक स्तर। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिमात्मक स्तर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस स्तर में बालक चित्रों, आकृतियों और मॉडल के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है, चित्रों, आकृतियों और मॉडल के माध्यम से सीखा जाता है। वो कौन सा स्तर हो जाएगा, प्रतिमात्मक स्तर। ठीक है, क्लियर। उदाहरण देके इसमें क्या होगा, चार्ट, चित्र, मानचित्र आदि आकृतियों द्वारा गणित समझाना। ठीक है, तो ये किस में आएगा, प्रतिमात्मक स्तर में आएगा। ठीक है, इसका महत्व जाने। अगर इसके महत्व की बात करें तो कल्पना शक्ति का विकास होता है इसमें, विषय को समझना आसान होता है, चित्रों के जरिए से आप विषय को अच्छे से समझ सकते हैं और आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी इसमें। ठीक है, और तीसरा जो आपका स्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीकात्मक स्तर। ठीक है, प्रतीकात्मक स्तर, इसमें क्या है, इस स्तर में बालक भाषा, शब्द संख्या और प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, भाषा, शब्द संख्या और प्रतीकों के माध्यम से सीखने वाला स्तर कौन सा होता है, प्रतीकात्मक स्तर होता है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को और उदाहरण को। ठीक है, उदाहरण सहित आप समझते चलें सारी चीज़ें। उदाहरण देखेंगे जैसे यहाँ पे गणितीय सूत्र, भाषा में शब्द और वाक्य। ठीक है, महत्व जाने इसका, तो अमूर्त चिंतन का विकास होता है इसमें, उच्च कक्षाओं में उपयोगी होता है ये, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रूनर के अधिगम मॉडल की विशेषताएं। ठीक है, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन में सभी क्वेश्चनों को डाल रखा है हमने, विशेषता सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ब्रूनर के अधिगम मॉडल की विशेषताएं आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं खोज द्वारा अधिगम होता है इसमें, खोज द्वारा सीखा जाता है क्योंकि बालक इसमें स्वयं खोज करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, बालक की सक्रिय भूमिका रहती है क्योंकि इसमें बालक ही करते हैं, शिक्षक तक, शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शक करता है। ठीक है, शिक्षक ओनली मार्गदर्शक करता है, शिक्षक का काम होता है मार्गदर्शन करना। ठीक है, और स्थायी ज्ञान मिलता है इसमें क्योंकि खोज करते हैं तो स्थायी रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, और समस्या समाधान पर बल देते हैं। ठीक है, इसमें। ठीक है, क्लियर। तो ये ब्रूनर के अधिगम मॉडल की विशेषता यानी अधिगम यानी सीखने वाला मॉडल। ठीक है, अधिगम यानी सीखना होता है, अधिगम क्या होता है, सीखना होता है, क्लियर। सीखने को अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्लियर, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसका शैक्षिक महत्व जानेंगे कि इसमें शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है, अधिगम मॉडल का, तो यहाँ पे देखते हैं, सीखना रोचक बनता है, तार्किक सोच का विकास होता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षा के क्षेत्र में ब्रूनर के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जेरम ब्रूनर ने शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने शिक्षण को रटने से हटाकर समझ आधारित और खोज परक बना जाए। ठीक है, समझ आधारित और कैसा बना जाए, खोज परक बना जाए, क्लियर। शिक्षा के क्षेत्र में ब्रूनर के योगदान देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ब्रूनर के प्रमुख योगदान, सबसे पहला खोज द्वारा अधिगम यानी खोज द्वारा सीखना। इसमें बताया गया है ब्रूनर द्वारा कि जब बालक स्वयं समाधान खोजता है तो ज्ञान अधिक स्थायी होता है। ठीक है, बालक स्वयं खोज करके सीखेगा तो उसका ज्ञान कैसा होगा, स्थायी होगा। ठीक है, अधिक स्थायी होगा, क्लियर। दूसरा होगा इसमें सर्पिल पाठ्यक्रम। सर्पिल पाठ्यक्रम यानी कि एक ही विषय को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाना, एक ही विषय को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाना और सरल से कठिन स्तर और बार बार पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और अवधारणाओं पर बल। तीसरा देखेंगे अवधारणा पर बल यानी तथ्यों को रटने की बजाय मूल अवधारणाओं को समझाने पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। ठीक है, चौथा देखेंगे सक्रिय शिक्षण। इसमें क्या होता है, शिक्षक को केवल व्याख्याता नहीं बल्कि मार्गदर्शक माना जाता है इसमें। और संज्ञानात्मक विकास पर बल यानी कि सोचने, तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमता का विकास इसमें
प्रेरणा का महत्व, यानी सीखने में आंतरिक और प्रेरणा का महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, सीखने में आंतरिक प्रेरणा को महत्वपूर्ण बताया गया है। अब इसमें शैक्षिक महत्व जानेंगे। शैक्षिक महत्व इसके यानी बालक केंद्रित शिक्षा दी जाती है, रचनात्मकता सोच का विकास होता है इसमें, और सीखने की रुचि होती है, सीखने में रुचि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाई लाइक करो क्लास को, आप लोग लाइक नहीं करते यार। लाइक करने में क्या जाता है आपका? ठीक है, लाइक करो यार, लाइक करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइक करने में क्या ही जाएगा आपका। ठीक है, तो लाइक करो, कम से कम तो लाइक करो यार। लाइक वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, आगे की नेक्स्ट क्लास देखो यार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पकालिक स्मृति एवं दीर्घकालिक स्मृति में अंतर बताइए। जो अल्पकालिक स्मृति है और दीर्घकालिक स्मृति में आपको अंतर स्पष्ट करना है। पहले जानेंगे स्मृति का अर्थ, उसके बाद अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्मृति होती क्या है पहले वो समझेंगे आप। स्मृति वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों, ज्ञान और सूचनाओं को याद रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करता है, उसे क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि आपको मैं समझाऊं, स्मृति वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों, जैसे आपने पहले सीख रखा है, जैसे आप अभी क्लास को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, अब इनकी आवश्यकता आपको कब पड़ेगी? एग्जाम में पड़ेगी, तो आप इनका स्मरण करेंगे, याद करेंगे ना, तो वो ये स्मृति। ठीक है, क्लियर? अब देखेंगे इसमें अल्पकालिक स्मृति। अल्पकालिक स्मृति होती क्या है? इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में STM भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? तो इसका अर्थ जानेंगे। जो अल्पकालिक स्मृति होती है वह स्मृति जिसमें सूचना बहुत कम समय तक, यानी कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक रहती है। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति में जो सूचना रहती है वो कैसी रहती है? कम समय तक रहती है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी अवधि बहुत कम होती है। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति की अवधि कैसी होती है? बहुत कम होती है। इसकी क्षमता सीमित होती है, लगभग 5 से 9 इकाइयाँ। इसमें तुरंत प्राप्त जानकारी रहती है, यानी कि लंबे समय तक आप इसे याद नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें याद नहीं रख सकते हैं, ध्यान रखते ही जानकारी भूल जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये कौन सी मेमोरी हो जाएगी? आपकी स्मृति हो जाएगी अल्पकालिक हो जाएगी। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति। स्मृति यानी इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं, जैसे आपके फ़ोन का स्टोरेज मेमोरी कार्ड होता है ना, वैसे। ठीक है, याद यहाँ उदाहरण देखें, जैसे फ़ोन नंबर याद रखना, तुरंत डायल करना। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आप भूल जाते हैं क्या किसका नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी दीर्घकालिक स्मृति है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, TLM। दीर्घकालिक स्मृति वह स्मृति है जिसमें सूचना लंबे समय तक या जीवन भर सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, जैसे इसकी जो विशेषता है उनके माध्यम से समझेंगे। इसकी अवधि बहुत लंबी होती है, इसकी क्षमता लगभग असीमित होती है। ठीक है, आप कितना भी स्टोरेज कर सकते हैं इसमें। स्थायी ज्ञान इसमें संग्रहित होता रहता है। ठीक है, स्थायी ज्ञान रहता है, सीखी हुई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। उदाहरण के तौर पर अपना नाम आप कभी नहीं भूलोगे, जन्म तिथि, भाषा, पाठ्यक्रम, ये किस में रहती हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती हैं। ठीक है, लंबे समय तक। ठीक है, दीर्घकालीन स्मृति। क्लियर? अब हम जो अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृति उनमें अंतर जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अल्पकालिक स्मृति, अंतर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? दीर्घकालिक स्मृति थोड़े समय तक रहती है, लंबे समय तक रहती है, क्षमता सीमित है, क्षमता असीमित है इसमें, और तुरंत जानकारी मिल जाती है। इसमें स्थायी जानकारी है, जल्दी भूल जाते हैं, इसमें देर से भूलते हैं। यानी एक एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, मैं आपको बताऊं। पहले सबसे पहले क्या है हमारी अल्पकालिक जो स्मृति है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले उसकी लाइन रहेगी, फिर उसके बाद दीर्घकालिक की जो अंतर है वो है। ठीक है, तो यहाँ से होगा जो, यहाँ मैं आपको बताऊं अच्छे से, जो आपकी अल्पकालिक मेमोरी है, यानी कि ये लाइन किसकी है? अल्पकालिक मेमोरी की। ठीक है, फिर उसके बाद लंबे समय तक रहती है, आपकी दीर्घकालिक मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे अल्पकालिक मेमोरी की, तो अल्पकालिक मेमोरी क्या रहती है? थोड़े समय तक रहती है। ठीक है, ये थोड़े समय तक रहती है अल्पकालिक मेमोरी थी, और जो दीर्घकाल तक रहती है स्मृति वो कहती है लंबे समय तक रहती है। ये कौन सी है? दीर्घकालिक। ठीक है, क्षमता सीमित रहती है किसमें?
किस में रहती है, अल्पकालिक मेमोरी में, ठीक है, स्मृति में। और क्षमता असीमित रहती है, किस में रहती है, दीर्घकालिक स्मृति में, ठीक है। तुरंत जानकारी, फिर उसके बाद स्थायी जानकारी, और जल्दी भूल जाते हैं, देर में भूलते हैं, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। बस क्लास को लाइक कर दो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर देखते हैं। बचपन में अवधारणा विकास कई आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये कारक अनुकूल हो तो बच्चे अवधारणा स्पष्ट और सही विकसित होती हैं, ठीक है। यदि ये कारक अनुकूल हो तो बच्चे में अवधारणा स्पष्ट और कैसी होती हैं, सही विकसित होती हैं। क्लियर। तो अवधारणा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक से। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो कारक है अवधारणा विकास को प्रभावित करने वाला वो है बुद्धि। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। उच्च बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो अवधारणा विकसित उनमें कैसे होती है, तेज तरीके से होती है, ठीक है। उच्च बुद्धि वाले बच्चों में अवधारणा विकास तेज होता है, ठीक है। क्लियर। दूसरा आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, यानी जितने अधिक अनुभव होंगे अवधारणा उतनी स्पष्ट होंगी। क्लियर। तीसरी आपकी भाषा, लैंग्वेज, यानी भाषा के विकास से अवधारणाओं को समझने और व्यक्त करने में क्या होती है, सहायता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण, एनवायरनमेंट, यानी घर, स्कूल और समाज का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। शिक्षा, एजुकेशन की बात करें तो अच्छी शिक्षण विधियां अवधारणा विकास को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। सामाजिक संपर्क यानी दूसरे से बातचीत और सहयोग सीखने में क्या होती है, क्षमता बढ़ती है, ठीक है। संस्कृति यानी कल्चर, संस्कृति बच्चे की सोच और समझ को क्या देती है, दिशा देती है, ठीक है। क्लियर। अच्छे से पढ़ें आप, इन कारकों को समझ में आ जाएगा एक ही बार। नोट्स आपने परचेस किए हैं तो नोट्स में आपको ये पीडीएफ मिल गई होगी, तो आपने पीडीएफ के नोट्स पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। बच्चे में अवधारणा निर्माण के समय होने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन करना है, ठीक है। बच्चे में अवधारणा निर्माण के समय जो होने वाली मानसिक प्रक्रियाएं उनका आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अवधारणा निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में सामान्य विचार बनाता है। यह प्रक्रिया बच्चे के मानसिक विकास की महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। क्लियर। तो अवधारणा निर्माण में होने वाली जो मानसिक प्रक्रिया है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो होता है वो होता है अनुभव, एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और परिस्थितियों से अनुभव प्राप्त करता है। बिना अनुभव के अवधारणा निर्माण संभव नहीं होता है, ठीक है। बिना अनुभव के अवधारणा का निर्माण होना संभव नहीं है, ठीक है। क्लियर। अवलोकन यानी कि बच्चा वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखता है, अवलोकन करता है। इससे उसे क्या मिलती है, समानता और भिन्नता समझ आती है, ठीक है। ये वस्तुएं समान है, अवलोकन नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये समान है या असमान चीज़ें, ठीक है। उसके बाद तुलना करना, बच्चा तुलना करेगा तभी तो पता चलेगा कौन क्या है, ठीक है। तुलना में यानी कि बच्चा वस्तुओं की तुलना करता है, यानी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन हल्का है, कौन भारी है, ठीक है। क्लियर। फिर उसके बाद वर्गीकरण यानी समान गुणों वाली वस्तुओं को एक समूह में रखता है, जैसे सभी जानवर हो गए, सभी फल हो गए, ठीक है। सामान्यीकरण, इसमें क्या होता है देखें, बच्चा समान अनुभवों के आधार पर क्या सामान्य नियम बनाता है। क्लियर। जैसे सभी पक्षी उड़ गए, जैसे सभी पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखें स्मृति। स्मृति यानी कि मेमोरी, यानी पूर्व अनुभवों को याद रखता है और नए अनुभवों से जोड़ता है, किसमें, स्मृति में, ठीक है, मेमोरी में। चिंतन यानी थिंकिंग, बच्चा सोच विचार करके सही अवधारणा बनाता है, ठीक है। क्लियर। सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। सरल और आसान भाषा रखी है वैसे हमने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुखर स्मृति। मुखर स्मृति यानी कि घोषणात्मक स्मृति को समझाइए। मुखर स्मृति क्या होती है ये आपको बताना और इसकी क्या लिखनी है, आपको विशेषताएं और प्रकार बताने, ठीक है। मुखर स्मृति को घोषणात्मक स्मृति भी कहते हैं और इसकी विशेषताएं और इसके प्रकार आपको लिखने। सबसे पहले हम
मुखर स्मृति का अर्थ जानेंगे। ठीक है, कि मुखर स्मृति होती क्या है, सरल शब्दों में जानेंगे और आसान में भी। ठीक है, देखते हैं मुखर स्मृति होती क्या है। बस क्लास को लाइक करो आप लोग, तो बाकी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो मुखर स्मृति का अर्थ जाने सबसे पहले। मुखर स्मृति को ही घोषणात्मक स्मृति भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। यह वह स्मृति है जिसमें व्यक्ति अपने तथ्यों, जानकारी और घटनाओं को सचेत रूप से याद करता है, उन्हें शब्दों में व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, मुखर स्मृति हो जाएगी। ठीक है, सरल शब्दों में और समझे, यानी कि जिस स्मृति को हम बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकें वही क्या है, हमारी मुखर स्मृति कहलाती है। ठीक है, क्लियर। अब मुखर स्मृति की विशेषताएं जानेंगे। जो मुखर स्मृति की विशेषता होती हैं वो कौन कौन सी। सबसे पहले सचेत स्मृति, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जानबूझकर जानकारी को याद करता है। ठीक है। दूसरा आपका तथ्य एवं घटनाओं से संबंधित या नाम, तारीख, परिभाषाएं, ऐतिहासिक घटनाएं आदि रहती हैं। इसमें शब्दों में व्यक्त की जानकारी शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। शब्दों में जो मुखर स्मृति होती है वो शब्दों में व्यक्त की जा सकती है, जैसे बोली और लिखी जा सकती है। ठीक है, क्लियर। चौथी आपकी शिक्षा में अत्यंत उपयोगी। शिक्षा में अत्यंत उपयोगी जैसे पढ़ाई, परीक्षा या ज्ञान अर्जन में सहायक होती है। ठीक है, मुखर स्मृति। क्लियर। पांचवा देखें दीर्घकालिक स्मृति। इसमें क्या होता है, अधिकतर जानकारी लंबे समय तक याद रखी जाती है। ठीक है, दीर्घकालिक स्मृति में, और सीखने पर आधारित यानी अभ्यास और पुनरावृत्ति से क्या होती है, मजबूत होती है। क्लियर। तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते थे 901 पेपर के, वो आप यहाँ पे हम कंप्लीट करा चुके हैं। आपके 901 पेपर की आपकी तीसरी क्लास थी जो कि कंप्लीट होती है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो 901 पेपर यानी संज्ञान, अधिगम और बाल विकास। ठीक है, तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना। तो आप यहाँ पे बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया आपने तो, और यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, लाइक वाला भी बटन दबा दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। और आप MP DLED के सभी विषयों के नोट्स परचेस कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। और अच्छी तैयारी के लिए नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे सरल और आसान भाषा में। ठीक है, सारा कुछ मिलेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, और जानकारी भी दी जाएगी एग्जाम की कि आपको एग्जाम कॉपीज वगैरह कैसे लिखनी है। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है। तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।